नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एनआईओएस डीएलएड केस जो कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी के लिए किया गया था कि जो वैकेंसी आई उसमें एनआईओएस डीएलएड का नोटिफिकेशन नहीं था, उसका ऑर्डर आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उस ऑर्डर की पूरी एनालिसिस करेंगे और आप लोग इसमें जान सकेंगे कि क्या जो है अंतरिम आदेश में केवल पिटिशनर को अलाउ किया गया है और इसके लिए क्या अर्हता है और किस प्रकार जो है यहाँ पर अनुबंधित किया गया है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में हैं, जो कि राजन राय जो कि जस्टिस हैं लखनऊ खंडपीठ के, उन्होंने जो आदेश दिया है उसका हम लोग सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज हमेशा मिलती रहे। इसके पहले आप लोगों ने दोस्तों देखा था कि सोमनाथ अग्रणी जी ने, जो कि विधिक टीम के हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि जो है हम केस जीत गए हैं और हमारे फेवर में अंतरिम आदेश निकल आया है और हम लोग अब जो है जूनियर की वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकेंगे। जैसा कि एनआईओएस डीएलएड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जो है कोर्ट के आदेशानुसार डाल सकेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा आदेश जिसमें कि क्या स्थिति बनी है आज आपको बताएंगे और इसके बाद अगली सुनवाई कब है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो है 27/4/2021 को फिर से लिस्टेड है और यहाँ पर जो है निश्चित रूप से लेट काउंटर एफिडेविट बी फिल्ड 3 वीक्स। तो काउंटर एफिडेविट जो है सरकार फिल करेगी 3 हफ्तों में यानी 21 दिन में, और रिजॉइंडर एफिडेविट इफ एनी विद इन 1 वीक देयर आफ्टर। तो रिजॉइंडर के लिए 1 हफ्ता और काउंटर एफिडेविट के लिए 3 हफ्ता निर्धारित किया गया है कोर्ट के द्वारा। 16/3/2021 का ये ऑर्डर है। आज हम लोग इसकी पूरी स्थिति के बारे में जानेंगे। तो यहां पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, जैसा कि जो मेन है, जहां पर हमारे एडवोकेट थे उन्होंने जो कुछ भी वहां पर बहस की थी, जिरा की थी, वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑर्डर काफी लंबा और प्रभावशाली है और काफी माइल ऑफ स्टोन कह सकते हैं ऐसे ऑर्डर को, कि ऐसे ऑर्डर कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही जो है विद्वतापूर्ण जो है न्यायपालिका का आदेश है और जिससे कि काफी राहत मिली है इस अंतरिम आदेश से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को। देखिए यहाँ पर जो है एक एक करके हम बताते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि श्री कालिया contends that the order dated 6/1/2021 issued by NCT clarifies that qualification already prescribed by it the regulations to the effect DLED mod conducted by NIOS through regular mod। यहाँ पर दोस्तों पूरा देखिए, यहाँ पर श्री कालिया का कहना है कि आदेश दिनांक 6/1/2021 को एनसीटी द्वारा जारी किया गया है, जो यह कि स्पष्ट करता है कि नियमों में पहले से निर्धारित योग्यता डीएलएड मॉड को नियमित मॉड के माध्यम से एनआईओएस द्वारा संचालित किया गया है। ये कालिया ने कहा था, जो कि पेटिशनर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा था कि एनसीटी द्वारा जो जारी किया गया था आदेश 6/1/2021 को, जिसमें कि उन्होंने अपने सचिवों को पत्र लिखा था, तो ये स्पष्ट करता है कि डीएलएड मॉड को नियमित मॉड के रूप में एनआईओएस द्वारा संचालित किया गया है। मतलब उसी प्रकार का इक्विवेलेंट जो है यह कोर्स है, यह प्रोग्राम है। आगे चलते हैं। देयरफॉर कंटेंशन ऑफ द लर्न्ड एडिशनल सीएससी रेगुलेशन हैव नॉट बीन अमेंडेड इज मिसकंसीव्ड। यहां पर देखिए दोस्तों, इसलिए एडिशनल सीएससी का विवाद उस नियमन को संशोधन नहीं किया गया है, जो कि गलत है। ये कहा गया था कि संशोधन नहीं किया गया है, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। आगे चल के इन द व्यू ऑफ दिस सेक्शन 23 एक्ट 2009 विच is the central government act minimum qualification for appointment as assistant teacher in the basic school would be such the academic authority which in this case is NCT। NCT के बारे में कोर्ट ने NCT का महत्व बताते हुए कहा और NCT के ऊपर जो है इसमें कोर्ट ने बात कही कि धारा 23 अधिनियम 2009 के मद्देनजर, जो कि आरटी 2009 भी है, कि मद्देनजर जो केंद्र सरकार ने कहा है कि बुनियादी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण जिस शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा वह इस मामले में एनसीटी है। यानी एनसीटी को एक बार फिर से बताया। हालांकि इसके बारे में बताते चले कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया था कि एनसीटी जो है एक स्वतंत्र निकाय है, जो निर्णय लेगा वो एक कानून की तरह होगा और एनसीटी के नियम बनाए जाते हैं एनसीटी के द्वारा, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहां पर बताया गया है कि धारा 23 अधिनियम 2009 के मद्देनजर जो केंद्र सरकार ने बुनियादी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है, वह शैक्षिक प्राधिकरण
के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे कि एनसीटी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस मामले में एनसीटी है। इसके बारे में कोर्ट ने स्पष्ट किया। यहां पर लिखा हुआ है, द क्लेरिफिकेशन क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय इट एंड इट इज नॉट ए केस ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट। स्टेट को सीमित करते हुए कोर्ट ने कहा, यहां पर कोर्ट ने स्टेट को सीमित किया है, राज्य सरकार को सीमित किया है कि उसके अधिकार कुछ हद तक सीमित हैं। यहां पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसको कि आप आगे देख रहे हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बता रहे हैं स्पष्टीकरण प्रश्न। ये स्पष्टीकरण प्रश्न था, इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के संबंध में राज्य द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त योग्यता का मामला नहीं है। यानी राज्य के द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त योग्यता का मामला ये नहीं है, यानी कोई ऐसी अतिरिक्त योग्यता निर्धारित नहीं हो रही है। ये मामला एनसीटी का है और एनसीटी ने इसके बारे में निर्धारित कर दिया है। यहां पर आगे लिखा हुआ है, प्रीमा फेसी ऑफ द गवर्नमेंट। प्रीमा फेसी ये जो है कानूनी शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रथम दृष्टया, या सबसे पहले जो बात आती है। प्रीमा फेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनसीटी हैव हेल्ड द सेड क्वालिफिकेशन टू बी पर विथ द 2 ईयर डीएलएड कोर्स। यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि प्रथम दृष्टया यह बात मानी जा सकती है कि सरकार के द्वारा कहा गया है, भारत सरकार के द्वारा कहा गया है और एनसीटी के द्वारा ये जो है डीएलएड की जो निर्धारित योग्यता है वो 2 वर्ष की होनी चाहिए। तो उसके अनुसार ये उक्त योग्यता है, यानी एनआईवीएस डीएलएड के बारे में बताया गया कि ये उक्त योग्यता है जो 2 वर्ष की निर्धारित होती है। नहीं, आप जानते होंगे कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले भी जानते हैं और उनके सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ है कि 2 वर्ष की योग्यता है। जो 2017-19 में जो है ये कोर्स कराया गया था, एमएचआरडी के द्वारा निर्देशित किया गया था और इसको एनआईवीएस एनसीटी ने एनआईवीएस को जिम्मा सौंपा था, एमएचआरडी ने एनआईवीएस को जिम्मा सौंपा था और एनसीटी ने उसे मान्यता प्रदान की थी। तो यहां पर दोस्तों क्लियर है, इट इज अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड दैट द पेटिशनर शैल बी परमिटेड टू अप्लाई। यहां पर ऑर्डर लिखा हुआ है, क्लियर ऑर्डर है, इट इज अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड दैट द पेटिशनर शैल बी परमिटेड टू अप्लाई ऑनलाइन इन प्रिफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 1/3/2021 and participate in the selection examination। यहां पर इस सिलेक्शन एग्जामिनेशन में पेटिशनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां पर तो पेटिशनर को पार्टिसिपेट करने की बात है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए, अगले पैरा में भी कोर्ट ने लिख दिया है। तो यहां पर तो ये बताया गया है कि इसलिए पेटिशनर को अनुमति दी जाती है। देखिए यहां पर आगे यह तदनुसार प्रदान किया जाता है कि पेटिशनर को विज्ञापनदाता जो कि राज्य सरकार है के 1/3/2021 के अनुसरण में जो विज्ञापन दिया था उसमें ऑनलाइन आवेदन करने और चयन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति होगी। यानी कोर्ट ने इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। ये अंतरिम आदेश है। यहां पर आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि कोर्ट ने एनआईवीएस से डीएलएड को ऑनलाइन आवेदन करने और चयन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी है, लेकिन आगे कोर्ट ने सीमित भी किया है क्योंकि ये अंतरिम आदेश है। उसको भी आप देख सकेंगे, वीडियो में बने रहिए और इसकी मत कीजिए। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि as regards the contention of the learned counsel for the petitioners with regard to the format for application mentioned here above, they shall click the choose the qualification DLED online and this is not be rejected by this ground। दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी बात कोर्ट ने लिखी है कि भाई जैसे एनआईवीएस डीएलएड का ऑप्शन नहीं है और आप जो है जूनियर की सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप किस ऑप्शन का चुनाव करें। यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां पर डीएलएड का क्वालिफिकेशन का जिक्र होगा वहां पर आप ऑनलाइन आवेदन करिए। यानी पहले प्रारूप में नंबर 1 पर ही आपको जहां पर डीएलएड के बारे में आवेदन की बात लिखी हो वहां पर आप ऑनलाइन क्लिक कीजिए और अपना आवेदन डाल सकते हैं। जैसा कि ऊपर आवेदन के प्रारूप में संबंध में याचिकाकर्ताओं के द्वारा वकील के विवाद में जो बात आई है उससे अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि वे ऑनलाइन योग्यता पर क्लिक करेंगे, जहां पर डीएलएड लिखा होगा उस योग्यता पर क्लिक करेंगे और इस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों कोर्ट ने यहां पर लिख दिया कि अगर डीएलएड में
एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जो डीएलएड ऑप्शन है, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये फार्म क्लियर हो गई, यानी वो डाल सकते हैं फार्म, उसको किसी भी परिस्थिति में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि एनआईवीएस डीएलएड वाले कह रहे थे कि अगर हमने ऑप्शन 1 में फार्म डाल दिया तो क्या हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में कोर्ट ने कह दिया कि इस आधार पर, जबकि वो अगर मान लीजिए डीएलएड में अगर वो कहीं और भरते हैं तो उनका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 1 में उन्होंने डीएलएड को ऑप्शन चूज करके उसे क्लिक करके और अगर आवेदन डाला है तो इस आधार पर उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यहां पर दोस्तों एक एक चीज का क्लियर है। आगे चल के लिखा है द पेटिशनर्स एंड अदर सिमिलरली। यहां पर देखिए दोस्तों, उन लोगों के लिए भी है जो पेटिशनर्स नहीं है, तो यहां पर एक एक चीज नई दिशा विजन के द्वारा क्लियर हो रही है। द पेटिशनर एंड अदर सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट्स शैल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंगली, हाउएवर देयर कंसीडरेशंस शैल अवॉइड बाय फर्दर ऑर्डर ऑब्लिक रिजल्ट्स ऑफ रिट पिटीशन। यहां पर आगे कोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के और अन्य समान रूप से स्थित कैंडिडेट, माने यहां पर जो याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर्स हैं, उसके अलावा जो और कैंडिडेट हैं जिन्होंने उसी प्रकार की ओडीएल मार्ड और समकक्ष शैक्षिक अर्हता को ग्रहण किया है, उनको तदनुसार माना जाएगा। हालांकि उनके विचार के आगे रिट याचिका के परिणामों का पालन करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो कोर्ट का आगे का मामला होगा, जो भी फाइनल जजमेंट आएगा, उसमें जो है विचार किया जाएगा, जो उसका परिणाम आएगा वो परिणाम इसको जरूर प्रभावित करेगा। यहां पर ये बात समझ लेनी चाहिए। आगे लिखा है द बेनिफिट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर शैल बी नॉट ओनली अवेलेबल पेटिशनर्स हियरिन बट शैल बी अवेलेबल थ्रू द ओडीएल मार्ट कंडक्टेड बाय एनआईवीएस एज देयर नो रीजन टू डिप्राइव दिस कैंडिडेट ए राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहां पर समानता के अधिकार की बात कोर्ट ने कही और कहा कि इस अंतरिम आदेश का लाभ न केवल यहां याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, बल्कि यह एनआईवीएस द्वारा संचालित ओडीएल मार्ट में उपलब्ध होगा। यानी एनआईवीएस के द्वारा जो ओडीएल मार्ट संचालित हुआ है उसमें भी यह उपलब्ध होगा, क्योंकि इसको सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर से वंचित करने से कोई कारण नहीं है। यानी कोर्ट ने माना है कि समानता के अधिकार से एनआईवीएस डीएलएड को वंचित नहीं कर सकता है। अगर एनआईवीएस से डीएलएड लोगों ने किया है तो भी जो है डीएलएड की भांति जो है वो समान अधिकार रखते हैं शिक्षक भर्तियों में आवेदन करने के लिए। यहां पर ये अंतरिम आदेश में स्पष्ट हो गया। दोस्तों, यहां पर न्यायपालिका की एक मंशा दिखाई देती है कि किसी को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है, और अगर एनसीटी ने इसको मान्यता दी है तो ऐसी स्थिति में ये जो कि 6571/2021 के पेटिशनर्स हैं, शुभम कुमार शुक्ला एंड अदर्स, आप इस केस का पूरा जजमेंट देख रहे थे दोस्तों। यहां पर ऑनरेबल राजन राय ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण जो है जजमेंट दिया है, जो कि बहुत ही पढ़ने लायक है। और दोस्तों, यहां पर अगर आप मेरी समीक्षा से सहमत ना हो तो कृपया जजमेंट की पूरी कॉपी यानी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर पढ़ सकते हैं। बशर्ते कॉपीराइटेड मैटर होने के कारण मैं पूरा जजमेंट नहीं दिखा रहा हूं, उसका मैंने सारा डिस्क्रिप्शन आपको दिखा दिया है, आप सारी बात को समझ सकते हैं। और जो भी विधि विशेषज्ञों की राय से जो इसका निष्कर्ष निकला है वो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के साथ, जबकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोगों से कहना है जो एनआईवीएस से डीएलएड है कि जल्दी से अपना आवेदन फॉर्म डाल दें, क्योंकि लास्ट डेट कल है, और जल्द से जल्द अपना ऑप्शन 1 को चूज करें। धन्यवाद।